सबसे लंबे समय तक चलने वाले कलिंग युद्ध में सभी पुरुष मार दिए गए। युद्ध के अंतिम पड़ाव पर 2262 ईसा पूर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी की वह रात, जब सम्राट अशोक सेनापति से विचार विमर्श करते हुए अपने युद्ध शिविर के बाहर टहल रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि उन भिक्षुओं पर पड़ी जो घायल सैनिकों की सेवा कर रहे थे। बड़ी आश्चर्य मुद्रा में सम्राट सेनापति से जानना चाहते थे कि इतनी भयानक रात में ये लोग युद्ध स्थल में क्या कर रहे हैं। तब सेनापति उनको बताते हैं कि ये सभी लोग तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं और बिना किसी भेदभाव के दोनों पक्ष के घायल सैनिकों की सेवा कर रहे हैं। उधर गुप्तचर आकर सूचना देता है कि कलिंग की राजकुमारी पद्मावती के नेतृत्व में महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन दोनों बातों से सम्राट का मन द्रवित हो जाता है। तभी उनकी नजर भ्रमते उपगुप्त पर पड़ती है। फिर उन्हें अपने शिविर में बुलवाते हैं और उनसे अपनी व्याकुलता के बारे में बताते हैं तथा इससे मुक्त होने का मार्ग बताने का आग्रह करते हैं। भ्रमते उपगुप्त उन सूत्रों को विधिवत बताते हैं जो मनुष्यों के कल्याण तथा समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था। सम्राट को यह एहसास हो जाता है कि युद्ध न तो राजा के लिए कल्याणकारी है न ही राज्य के लिए। तब उन्होंने कलिंग के साथ युद्ध समाप्त करने व युद्ध से हुई क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव राजकुमारी पद्मावती के पास भिजवाते हैं और इस प्रकार कलिंग के सहमत होने के पश्चात सम्राट अशोक संपूर्ण जम्बूद्वीप को कल्याणकारी राज्य घोषित करने हेतु राज्य के सभी सभासदों को उपस्थित होने का आदेश देते हैं। उसके आगे की घटना लघु नाटिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र तथा महाराज बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक महान पधार रहे हैं। सभासदों, आज यह सभा ऐसे उद्देश्य पूर्ति के लिए बुलाई गई है जिससे हमारे जीवन मूल्यों का आधार प्राप्त होगा। आज की घोषणा इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं चाहे जितना भी पराक्रम करूं, अपने कार्य का पूरा संपादन नहीं कर सकता। यदि मेरे पुत्र प्रपौत्र इस धर्माचरण पर कायम रहते हैं और निरालस होकर सदा पराक्रम करते रहेंगे तो चिरकाल तक शासन करते रहेंगे। मैं कलिंग युद्ध विराम के साथ ही अपने अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भी मैत्री संधि की घोषणा करता हूं और अपने समस्त मैत्री राज्यों को धम्म के मार्ग पर सतत चलने का आह्वान करता हूं।
लोक कल्याण के लिए भविष्य में अब हम युद्ध घोष की जगह धम्म घोष का नाद करेंगे और अपने संपूर्ण जम्बूद्वीप को धम्म के मार्ग पर न्योछावर करेंगे। आज से हम साम्राज्य विस्तार व सीमा विस्तार की नीति का परित्याग करते हैं और इसके स्थान पर धम्म विस्तार करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आज हम राजधर्म की नीतियों की घोषणा करते हैं जिसकी मूल भावना होगी सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं। सीमांत देशों को भी संघीय नियमों से अवगत कराने का प्रबंध किया जाएगा। प्रजा व जीवों के कल्याण हेतु नगरों एवं गांवों के आसपास औषधालय का निर्माण कराया जाएगा। प्रजा को शिक्षित करने के लिए हर नगरों एवं गांवों के आसपास शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया जाएगा। देश एवं प्रदेशों की राजधानियों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ज्ञान प्रसार में जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए एक नए मंत्री के पद की नियुक्ति की जाएगी जिसका नाम होगा धम्म महामात्य। महिलाओं के कल्याण हेतु नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए स्त्री महामात्य की नियुक्ति की जाएगी। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ज्ञान की धारा फैले, इसके लिए धम्म लिपि उपदेशों को शिलालेखों व स्तंभ लेखों पर लिखवाया जाएगा। उद्योग धंधों के विकास के लिए संपूर्ण जम्बूद्वीप एवं अन्य देशों को राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। कोई भी राज्य, शहर, गांव अथवा बस्ती एक दूसरे से जुड़ने से अछूता नहीं रह जाएगा। सड़कों के किनारे छायादार तथा फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे तथा जगह जगह पर व्यापारियों व राहगीरों के ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। राजकोष एवं सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कृषि हेतु कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उत्कृष्ट उत्पादन करने वाले किसानों को पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय किसान पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी। राज सूचनाओं को जम्बूद्वीप तथा विश्व के कोने कोने तक आदान प्रदान करने के लिए डाक विभाग का निर्माण किया जाएगा। इस विभाग का प्रयोग जनता भी अपने व्यक्तिगत हित के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कर सकती है। आज से समस्त प्रजा हमारी संतान है। जैसे मैं अपनी संतानों को वर्तमान व भविष्य में सुखी देखना चाहता हूं, उसी प्रकार मैं समस्त प्रजा को भी सुखी देखना चाहता हूं। ऐसा संदेश प्रजा तक पहुंचाया जाएगा। अतीत में प्रजा का कार्य हर समय नहीं होता था। आज से मैं चाहे शयनागार में रहूं, रनिवास में रहूं, शस्त्रागार में रहूं, उद्यान में रहूं या फिर यात्रा पर रहूं, प्रतिवेदक मुझे जनता के सुख दुख की सूचना हर क्षण दें, क्योंकि राजा का संपूर्ण समय प्रजा के लिए होता है और हर समय मैं प्रजा का कार्य करूंगा। अतीत में राजा महाराजा मनोरंजन के लिए विहार यात्रा पर निकलते थे, जिसमें मृग इत्यादि का शिकार कर आमोद प्रमोद करते थे। आज से प्रजा में नैतिक एवं आध्यात्म के विकास हेतु धम्म यात्रा की शुरुआत करूंगा, जिससे प्रजा का राजा से सीधा संबंध होगा। हमारी पाकशाला में शोरबा बनाने के लिए सैकड़ों जीव मारे जाते थे, परंतु अब वे नहीं मारे जाएंगे। माता पिता, श्रमणों, विद्वानों, बूढ़े बुजुर्गों एवं महिलाओं की सेवा व सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कलिंग युद्ध में जितनी धन जन की हानि हुई है, उसके 1000वें भाग की हानि भी अब सम्राट को दुख कर होगी। इसलिए हर हालत में लोक कल्याण ही किया जाएगा।
धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर नरबलि, पशु बलि पर रोक लगाते हुए जीवों पर दया एवं उनका संरक्षण किया जाएगा। आर्थिक संतुलन समाज में बना रहे, इसके लिए अल्प व्यय और अल्प संचय पर जोर दिया जाएगा। समाज में अमन, चैन व भाईचारा कायम हो, इसके लिए सभी संप्रदाय के लोग बहुश्रुत हों। अपने संप्रदाय के गौरव को बढ़ाने के लिए दूसरे संप्रदाय की निंदा न की जाए, इसके लिए जरूरी है वाक संयम, क्योंकि सम्राट सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि चाहते हैं। लोग सुख दुख में तरह तरह से अंधविश्वासी और निरर्थक कर्म कांड करते हैं। ये सब बंद करके मात्र धम्म कार्य ही किया जाए जो स्थायी सुख देने वाला है। हर 5 वर्ष पर हमारे महामात्यों एवं स्वयं मेरे द्वारा इसकी जांच की जाएगी कि इसका पालन हमारी प्रजा में ठीक से हो रहा है या नहीं। जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे, इसके लिए सेना का युद्ध अभ्यास जारी रखा जाएगा। सैन्य तैयारी तथा राष्ट्रीय विकास को जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए हर प्रदेशों की राजधानियों तथा पाटलिपुत्र में राष्ट्रीय पर्व के रूप में धम्म विजय दिवस का पर्व मनाया जाएगा। सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली के अध्यक्ष श्रद्धेय राजेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएं और आज का अध्यक्षीय संबोधन करें। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं महान विचारक, महामानव, पूरे विश्व को समता, करुणा, प्रज्ञा और मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व के महानतम शासन शैली के रचनाकार विश्व विजयी सम्राट अशोक महान और अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। सम्राट अशोक क्लब के प्रमुख सलाहकार निर्वाण प्राप्त माननीय नेकराम साक्य जी को स्मरण करते हुए आज के 2276वें धम्म विजय दिवस में आए अपने अतिथि पूज्य भंते लामा लोबजंग, अध्यक्ष अशोका मिशन नई दिल्ली, माननीय वीएन प्रसाद जी, माननीय संतोष कुमार जी, माननीय गोल्फ गुरु मोतीलाल जी तथा अन्य अतिथिगण को इस कार्यक्रम में भाग लेने और वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सम्राट अशोक महान के शासन शैली की प्रासंगिकता के विषय बिंदु पर अपने विचार रखने के लिए, हम सभी को ज्ञान देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से विषय बिंदु पर रखे गए आपके विचार हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों पर राष्ट्र के निर्माण में हम सभी को आगे बढ़ाने में हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। सम्राट अशोक क्लब दिल्ली एनसीआर आप सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद देता है। मैं देश के कोने कोने से आए सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं और सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्राट अशोक क्लब के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का, दिव्य ज्योति दर्शन कला जिन्होंने की बहुत ही अच्छा गीत और संगीत का कार्यक्रम, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सम्राट अशोक क्लब आप सभी को धन्यवाद देता है। मैं धन्यवाद देता हूं वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने वाले माननीय आलोक जी और उनके टीम का, जो विगत कई वर्षों से सम्राट अशोक क्लब के सभी कार्यक्रमों की बड़ी तत्परता से कवरेज करते रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब दिल्ली एनसीआर के पदाधिकारियों और सभी जाबांजकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि पिछले कई महीनों से अपना दिन रात एक करके अपनी पूरी ऊर्जा इस कार्यक्रम के सफलता के लिए, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगा दिया। आप सभी के अथक प्रयासों का सम्राट अशोक क्लब सदैव ऋणी रहेगा।
मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो, किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भविष्य में आपके सुझावों, आपके सहयोग की कामना करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को अगले वर्ष आयोजित होने वाले 2277वें धम्म विजय दिवस समारोह के लिए आमंत्रित करता हूं और आज के समारोह के समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय अशोक महान।